कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूपी एलटी ग्रेड बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी हम आपको कराएंगे। हमारा मुख्य विषय होगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी टीआरई 4 यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर को ध्यान में रखकर ये टॉपिक हमने डिजाइन किया है। मार्क्सवाद का पहला क्लास हमने ले चुका है, जिसमें हम मार्क्सवाद की अवधारणा को समझने की कोशिश किए और द्वंद्वात्मक विचार पर हम चर्चा किए। आज हम मार्क्सवाद के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित है। और एक तरह से देखा जाए तो यह मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। देखिए, मार्क्स का ये मानना था कि कोई भी चीज है वो एक प्रोसेस का पार्ट है ना। कोई भी जो चीज है वो एक प्रोसेस का पार्ट है, और उसका विकास एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है। उसका विकास क्रमिक होता है। और उसके मूल में जो विषय है वो क्या है? अर्थ है। अर्थ को केंद्र में रखा गया है यहाँ पर। और बिना उसके तो कोई व्यवस्था संचालित हो ही नहीं सकती, है ना। यदि दुनिया के अंदर किसी भी डिसीजन के बारे में आप जाइए, किसी भी नीति के बारे में जाइए, किसी रणनीति के बारे में जाइए, तो उसके सेंटर में कहीं ना कहीं अर्थ होता है ना। और भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में भी दरिद्रता को सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है। तो अर्थ पर स्वामित्व तो जिसका है वो मालिक है, और बाकी उसके लिए श्रमिक है। जो मालिक है वो शोषक है, और बाकी जो श्रमिक है उसका शोषण हो रहा है, वो शोषित है। तो आज मार्क्स की इस विचारधारा पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हमने नाम दिया हिस्टोरिक मेटेरियलिज्म, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखिए, इस सिद्धांत को मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था उसका पूरक माना जाता है। यानी एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस विचार को मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक के रूप में मानते हैं। तो इस सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के हम पूरक मानते हैं। और इसलिए मानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इतिहास की देखा जाए, यहाँ पर इतिहास की एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक व्याख्या किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये, क्योंकि यहाँ पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या की गई है। और इसीलिए इसे हम इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या भी कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ऐतिहासिक भौतिकवाद। राइट। यहां तक चीजें क्लियर हैं। देखिए, द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद था, एक प्रश्न यहां पर देख लेंगे आप। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद था, एक तरह से मार्क्स के विचार का हम देखा जाए तो मार्क्स के विचार का दार्शनिक आधार था। लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद की हम बात करें तो ये मार्क्स का जो है, एक तरह से जो व्याख्या है मार्क्स का, उसका यह वैज्ञानिक आधार है। राइट। ये साइंटिफिक उसका बेस है। यानी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बाद में बारे में मार्क्स ने बात किया, उसके फिलोसफी का एक तरह से देखा जाए तो फिलोसफिकल एनालिसिस वहां पर किया गया। लेकिन जब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद, जहां पर इतिहास की मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या किया, वह देखा जाए तो वह एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत आता है। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपसे पढ़ते भी चलेंगे और उस पर हम चर्चा करते भी चलेंगे। देखिए, इस टॉपिक को बहुत आगे बढ़ाने से पहले हम लास्ट स्लाइड पर एक आते हैं, और एक इमेज है। इस इमेज के थ्रू चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर मार्क्स ने चीजों को व्याख्या किया, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, जो सोसाइटी है उसको हम दो आधारों पर बांटकर देख सकते हैं। एक तो हम बेसिस की बात करेंगे कि इस सोसाइटी की, समाज की बेसिस क्या है, और दूसरा अधिरचना के बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुपर स्ट्रक्चर की बात कहते हैं, और संरचना या अधिसंरचना।
ये दो बातों के आधार पर समाज को बांटने का काम किया। जब हम बेसिस की बात करें तो हम प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि उत्पादन प्रणाली की बात करेंगे। और जब उत्पादन प्रणाली की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर दो ही चीज होंगे। एक तो उत्पादन की शक्तियां, पावर किसके पास है, और एक तो उत्पादन के संबंध में रिलेशन, प्रोडक्शन का संबंध किस रूप में है, किससे है। ठीक। अब उत्पादन के साधन की जब हम बात करेंगे, देखिए जब पावर की बात करेंगे तो पावर के अंतर्गत दो बातें यहां पर फिर महत्वपूर्ण हो जाएंगी। एक तो रिसोर्स, साधन की बात, और फिर जो है एक तरह से लेबर पावर, लेबर पावर जिसे हम श्रम शक्ति कहते हैं। अब रिसोर्स क्या है, तो उत्पादन के जो रिसोर्सेस होते हैं, मार्क्स ने ये बताया कि यंत्र और उपकरण यानी कि जो भौतिक चीजें हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ध्यान देंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये जो है उसके रिसोर्सेस हैं। और श्रम शक्ति जो है उसमें मानवीय ज्ञान और निपुणता शामिल है, यानी इसमें मनुष्य होगा, इसमें मशीन होंगे। ध्यान देंगे, टूल्स और उपकरण का मतलब क्या है, रिसोर्स क्या है, मशीन है। लेकिन मशीन चलाएगा कौन, ये श्रम शक्ति कौन है, तो ये श्रम शक्ति तो मनुष्य है। राइट। इस चीज को हमें समझना है, जो ये डिजाइन मार्क्स ने किया है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब रिलेशन की यदि हम बात करें तो देखिए रिलेशन की बात करें तो एक तो यहां पर सोशल, इन्होंने सोशल विन्यास के बारे में बात किया, और एक परस्पर विरोधी वर्ग के बारे में बात किया, क्लास के बारे में बात किया। क्या, क्लास के बारे में। अब सोसाइटी के बारे में जहां बात किया, वहां पर देखिए एक तो इसको पॉइंट को समझिए कि इसको क्या है, कि इन्होंने जब रिलेशन की बात की तो रिलेशन में कहां पर किसका किससे क्या रिलेशन बनेगा, तो सोशल विन्यास परस्पर विरोधी वर्ग इससे संबंधित है। दूसरी बात इन्होंने कहा दास प्रथा, स्वामी और दास, यानी कि दास प्रथा के अंतर्गत एक स्वामी होगा, बाकी उसका सेवक होगा, दास होगा। सामंतवादी व्यवस्था होगी तो जमींदार होंगे और किसान होंगे, जमींदार शोषक होगा, किसान शोषित होंगे। दास प्रथा के अंतर्गत स्वामी जो है शोषक होगा, दास शोषित होंगे। पूंजीवादी व्यवस्था होगी तो एक पूंजीपति होगा, एक कामगार होगा, पूंजीपति शोषक होगा, कामगार शोषित होगा। तो फिर से इसको समझिए कि इन्होंने ऐतिहासिक विकास की जो प्रक्रिया के बारे में मार्क्स ने बात किया, उसमें उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा। एक बेसिस के आधार पर मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक सेकेंड कलम हम चेंज कर लें यहां पर, या रेड ले लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, बेस, बेस के अंतर्गत प्रोडक्शन सिस्टम को इन्होंने लगा मोड ऑफ प्रोडक्शन। और एक अधिसंरचना की बात की जिसमें उन्होंने कानूनी और राजनीतिक संरचना की बात की, धर्म और नैतिक आदर्श की बात की, सामाजिक प्रथाएं की बात की, साहित्य, कला और संस्कृति आदि के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। और हम बताएंगे कि ये सभी कैसे अर्थ से संबंधित है, और ये कैसे आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। ये आगे चलकर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जब प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात किया तो इन्होंने कहा कि उत्पादन की एक शक्ति होगी और एक उत्पादन संबंध होगा। उत्पादन की शक्ति दो भागों में बटेगी, एक साधन के रूप में, एक श्रम शक्ति के रूप में। साधन के रूप में यंत्र और उपकरण होंगे, और श्रम शक्ति के रूप में मानवीय निपुणता होगी, मानव शक्ति होगा। संबंध की बात की तो इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंध और परस्पर विरोधी वर्ग, ये दो चीजों के आधार पर इन्होंने क्लासिफाइड किया। सामाजिक विन्यास की बात करें तो इन्होंने दास प्रथा की बात की और कहा कि जहां दास प्रथा होगा वहां एक दास होगा, एक मालिक होगा, स्वामी होगा, स्वामी दास का शोषण करेगा। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक जमींदार होगा, एक किसान होगा, जमींदार किसान का शोषण कर रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक पूंजीपति होगा, दूसरा श्रमिक होगा, कामगार होगा, और पूंजीपति कामगार का शोषण करेगा। तो इन्होंने इस आधार पर एक ग्राफ के माध्यम से इस चीजों को समझने की कोशिश की, और इस ऐतिहासिक जो व्याख्या इन्होंने किया,
कार्ल मार्क्स ने जो ऐतिहासिक व्याख्या विकास की प्रक्रिया बात की, एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत इतिहास की जो है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है, व्याख्या करने की कोशिश की है। अब हम मूल पॉइंट पर आते हैं जहां से चर्चा हमने प्रारंभ किया था। ठीक, देखिए, एक प्रश्न यहां पर बना कि भाई ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। तो डियर स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स ने कहा कि कार्ल मार्क्स के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर हम लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ना हो तो प्रीवियस वीडियो पढ़े हुए हैं, उसमें जाकर आप चीजों को देख सकते हैं। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है, या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। जहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। राइट। तो देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखा है, हम उसको पढ़कर आपको सुना देते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद इस मान्यता पर आधारित है, या इस मान्यता के साथ शुरू होता है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज का जो इकोनॉमिक, सोसाइटी का इकोनॉमिक रिलेशन है, आर्थिक संबंध है, समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करता है। यानी ध्यान देंगे कि कोई भी सोसाइटी है, कलर को हम येलो कर ले वो ज्यादा, सॉरी, राइट। हाँ, देखिए, तो देखिए यहां से हम चीजों को लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पर समझिए कि इन्होंने ये कहा कि कोई सी सोसाइटी है, तो सोसाइटी आगे बढ़ रही है या नीचे जा रही है, ये देखना है। अब सोसाइटी यदि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके मूल में जो इंजन में जो तेल का काम करेगा, वो तेल क्या का काम कौन करेगा? इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमी, या धन, पैसा, आर्थिक, अर्थ, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में अर्थ कह सकते हैं। ये अर्थ ही चीजों को क्या करता है? सोसाइटी को प्रगति की ओर ले जाता है। और एक बात और यहाँ कह रहा है कि वे राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो सोसाइटी के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। सोसाइटी के अंतर्गत आपका देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि पॉलिटिकल हो सकता है चीजें, लीगल चीजें हो सकती हैं, सोशल चीजें हो सकती हैं, या मोरल चीजें हो सकती हैं। और इन सब में देखा जाए तो इन सब के सेंटर में क्या है? अर्थ। तो इसको हम एक तरह से और इसको इसकी मतलब व्याख्या करें, तो हम कह सकते हैं कि समाज की प्रगति में अर्थ का महत्वपूर्ण योगदान कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या के दौरान मानते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मान लीजिए ये आपका हो गया, ये आपका समाज को प्रभावित करने के पॉलिटिकल कारक हो गए, समाज को प्रभावित करने के लीगल कारक हो सकते हैं, समाज को प्रभावित करने का सोशल फैक्टर हो सकता है, समाज को प्रभावित करने का कोई मोरल फैक्टर हो सकता है। लेकिन इन सब के सेंटर में जो पॉइंट होगा वो आर्थिक कारक होगा। बस यही व्याख्या इन्होंने कहा कि समुच्चय है। क्या है? ये समुच्चय है। तो किसी भी राष्ट्र का या किसी भी समाज के विकास की बात करें, तो उस राष्ट्र या समाज का विकास उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है, या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका से ही उसका विकास होता है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने इसको दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक, अन्य चीजें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आर्थिक विषय है। इसी चीज को कार्ल मार्क्स ने व्याख्या करने की कोशिश की।
ऐतिहासिक भौतिकवाद का स्वरूप क्या है? तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि यह कोई दार्शनिक विचार नहीं है, क्योंकि दार्शनिक विचार तो द्वंद्वात्मक, एक प्रश्न बन सकता है कि कार्ल मार्क्स का दार्शनिक विचार क्या है। तो दार्शनिक विचार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये याद रखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। भौतिकवाद जो है वह एक तरह से दार्शनिक व्याख्या है, लेकिन ऐतिहासिक जो भौतिकवाद की बात की गई है, यह एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिक मार्क्स के विचारों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, या मार्क्सवाद की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तो ये क्या है? ये अनुभवजन्य विज्ञान की तरह सामाजिक और ऐतिहासिक अध्ययन का विषय है। क्या? सामाजिक और ऐतिहासिक। और इन्होंने माना कि जो ऐतिहासिक यानी इतिहास, तो इन्होंने कहा कि भैया हमने जो इतिहास, मानव के विकास का इतिहास है, उस विकास के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्या? अर्थ। बाकी चीजें भी सोसाइटी को प्रभावित करती हैं, लेकिन समाज के प्रगति में अर्थ का योगदान सर्वाधिक है, और बाकी सभी चीजें अर्थ से प्रभावित होती हैं या अर्थ के लिए बनी होती हैं। तो हमारा यहाँ पर मानना है कि समाज के आर्थिक संबंध समाज के विकास की दशा तय करते हैं, दिशा तय करते हैं। कि यदि बेहतर आर्थिक संबंध है, बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उत्पादन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, है ना, व्यापार उन्नत चल रहा है, तो देश का प्रगति होगा, देश का प्रगति हुआ समाज का होगा, तो आपका हमारा होगा। तो इन्होंने माना कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज विनिमय, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्थाएं समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण मेजर रोल प्ले करने का काम करती है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न यहां पर किया गया है कि जो प्रणाली है, और उस आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली और सामाजिक संरचना एक दूसरे से जोड़कर समझने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उससे पहले एक बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि कार्ल मार्क्स ने यह मानते थे, या उनके जो विचार थे उत्पादन की प्रणाली में, उन्होंने माना कि जैसे जैसे चेंजेज होते हैं, जैसे जैसे बदलाव होते हैं, वैसे वैसे मनुष्य के सामाजिक संबंध भी क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। आप देखिए, पुराने जमाने में कृषि पर आधारित थे तो हमारे सामाजिक संबंध कुछ और थे। आज आर्थिक युग है, उद्योग का युग है, इंडस्ट्री का युग है, तो आज हमारे आर्थिक संबंध कुछ और है। तो इन्होंने ये कहा कि जब मनुष्य के हाथ में चक्की होता था, तब सामंत का अस्तित्व था। जब मनुष्य भाग की चक्की से चीजें आगे चलाने लगा, तब पूंजीपति, उद्योगपति उभर कर सामने आए। तो जैसे जैसे जो उत्पादन की जो प्रणाली होगी, या जैसे जैसे उत्पादन की प्रणालियों में बदलाव आएंगे, सामाजिक संबंधों में भी क्या हो सकता है? वैसे वैसे बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक। अब आगे देखते हैं। तो मानव समाज की भौतिक परिस्थितियां उत्पादन संबंधों से निर्धारित होती हैं। जो भी फिजिकल सिचुएशंस हैं, वो प्रोडक्शन के रिलेशन से ही चीजें निर्धारित होती हैं। उत्पादन संबंध ऐतिहासिक रूप से निर्मित होते हैं और बदलते रहते हैं। राइट। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे हमारे सोशल रिलेशन भी बदलते रहते हैं। उत्पादन शक्तियों के विकास के अनुसार उत्पादन संबंधों का ढांचा क्या होता है? निर्धारित होता है। ये सारी बातें कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत के अंतर्गत रखी हैं। ठीक। अब एक बात आता है आधार और अधिरचना। यानी ऊपर ही हमने इस बात को आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जो संबंधों की बात की, उसको दो आधार पर बांटा, एक बेसिस पर और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर के आधार पर। सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपके कानून, नैतिकता और भी तमाम तरह की चीजें, पॉलिटिकल, आर्थिक, राजनीतिक और तमाम तरह की चीजें उसके अंतर्गत आई। बेसिस के अंतर्गत हमने प्रोडक्शन सिस्टम की बात स्पेशली वहां पर हमने की है, जिसको ग्राफ के माध्यम से हमने दिखाया। तो अवसंरचना में इन्होंने कहा कि लीगल एंड पॉलिटिकल, रिलीजियस, मोरल, सोशल
लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आती हैं? और संरचना के अंतर्गत, सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। और उनका ये मानना था कि ये सभी आर्थिक संबंधों से प्रभावित होती हैं। बेसिस में इन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया। और जब मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में एक मार्क्स ने बात किया, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात किया, तो इन्होंने एक उत्पादन साधन और श्रम शक्ति की बात की। उत्पादन साधन के लिए इन्होंने टूल्स एंड इक्विपमेंट यानी मशीनों के बारे में डिस्कस किया। कहा कि उत्पादन का साधन तो मशीन है, लेकिन श्रम शक्ति मनुष्य के उस रूप में काम करता है। अब उत्पादन संबंधों की जब ये व्याख्या कर रहे थे, तो इन्होंने सामाजिक विन्यास और परस्पर विरोधी वर्ग के बारे में बात किया। सोशल विन्यास में, सोशल फॉर्मेशन में इन्होंने कहा कि स्लेव ओनिंग सोसाइटी, दास प्रथा वाला जो समाज होगा, उसमें स्वामी और दास होंगे जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी होंगे। सामंतवादी व्यवस्था में जमींदार और किसान होंगे, एक दूसरे के परस्पर विरोधी होंगे। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और कामगार होंगे, एक दूसरे के परस्पर विरोधी होंगे। तो इन्होंने इसी बात को माना। इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में उत्पादन प्रणाली या आर्थिक संरचना को समाज का आधार माना गया है, राइट। और कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक चेतना, अधिरचना को इन्होंने, सॉरी, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक चेतना को इन्होंने अधिरचना कहा है, राइट। तो अधिरचना के अंतर्गत फिर से सुन लेंगे। अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत इनके तहत लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलेशन या रिलीजियन, रिलीजियस, मोरल, सोशल प्रैक्टिस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड कल्चर, ये सारी चीजें अधिसंरचना के अंतर्गत आती हैं। हम चाहेंगे तो लिख भी देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे भैया, राइट। तो क्या क्या है? लीगल, लीगल आपका रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, सोशल चीजें, मोरल, कल्चरल, आर्ट, ये सारे स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जब आधार बेसिस की बात की गई है, बेसिस की, तो बेसिस का मतलब यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये आपको याद रखना है, राइट। तो जैसे जैसे बेस में परिवर्तन होता है, अधिसंरचना भी बदलती है। तो बेसिस बदलेगा यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, तो सुपर स्ट्रक्चर भी क्या होगा? चेंज होगा। ये इस अवधारणा का मूल बात है। धर्म, संस्कृति, नैतिकता, कानून आदि सभी अधिसंरचना के अंग है जो आधार के अनुरूप बदलते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो बेस, आगे हम इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। यहाँ पर हमने चीजों को एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है कि जो ये बेस बदलेगा, तो अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ये मार्क्स का जो है ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का सिद्धांत था। और उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आप सभी क्लास में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओवरऑल लास्ट में हम यदि चीजों को कंक्लूड करें, तो हम एटलीस्ट फाइनली ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में बात किया, जिसको कार्ल मार्क्स का दार्शनिक व्याख्या कहते हैं, या मार्क्सवाद का दार्शनिक व्याख्या। दूसरा उन्होंने सिद्धांत जो दिया, वह दूसरा उनका सिद्धांत था ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटलिज्म। तो इन्होंने जब ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात किया, तो इन्होंने यहाँ पर कहा जाए तो मार्क्सवाद का वैज्ञानिक व्याख्या दिया। और उन्होंने कहा इस सिद्धांत के अंतर्गत समाज को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक तो बेसिस और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। जो बेसिस है, बेसिस आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेगा।
और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो समाज के अन्य दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे, जिसमें लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आ सकता है, रिलीजन आ सकता है, मोरल सोशल प्रैक्टिस आ सकता है, लिटरेचर आ सकता है, आर्ट आ सकता है, कल्चर आ सकता है। इन्होंने ये कहा कि जब बेसिस बदलेगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल रहा है, तो आप लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशन में बदलाव देखेंगे, आप रिलीजन में बदलाव देखेंगे, मोरल सोशल प्रैक्टिस में आप बदलाव देखेंगे, लिटरेचर में, आर्ट्स में, कल्चर में आप बदलाव देखेंगे। ये सभी चीजें बेसिस से प्रभावित होती हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या किया और उसने कहा कि जैसे जैसे समाज प्रगति की तरफ जाता है, उसमें आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे समाज में कई तरह के रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन के मूल में अर्थ होता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और इन्होंने माना कि जैसा बेस होगा वैसा ही आपका समाज का स्ट्रक्चर बनेगा। राइट। इन्होंने कहा कि यदि दास प्रथा देखेंगे तो स्वामी और दास होंगे, सामंतवादी समाज में जाएंगे तो जमींदार और किसान होंगे, पूंजीवादी समाज में जाएंगे तो पूंजीपति और कामगार होंगे। तो इन्होंने कहा कि अलग अलग उत्पादन प्रणालियां भी चीजों समाज के परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। जैसे हमारा कृषि समाज था पहले, तो ज्वाइंट फैमिली होते थे, समाज का एक अलग स्वरूप था। उदाहरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज औद्योगिक समाज है, तो संबंध काफी बदलाव, एक सोशल बदलाव का लहर चल रहा है, वो चीज आप देख रहे हैं। वही कहा कि बेस बदलेगा, उत्पादन के तरीके बदलेंगे, उत्पादन की प्रणाली बदलेगी, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, तो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बात को इन्होंने एक तरह से यहाँ पर डिस्कस किया है।